सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। पीडीएम के जलसे जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं, बयानिया उतना सख्त होता चला जा रहा है और मुल्क के खिलाफ होता चला जा रहा है। अब एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है और बकौल शहबाज गिल साहब के वज़ीर आज़म के नोटिस में ये चीज़ आ गई है और उन्होंने इस चीज़ का नोटिस भी ले लिया है कि किस तरह की बातें हुई हैं। बलूचिस्तान के हवाले से बड़ी ख़तरनाक बातें, दहशतगर्दों के साथ तस्वीरें उतारी गई हैं, उनकी तस्वीरों के साथ तस्वीरें उतारी गई हैं। मरीम नवाज़ साहब की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। वो लोग जो चीन के सफारत खाने पे हमले में मुलव्वस रहे हैं, उनकी तस्वीरों के साथ मरीम साहब की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसके अलावा जिस तरह नूरानी साहब ने जो तकरीर की है वहाँ पर, और जो वहाँ पर उन्होंने अलहदा बलूचिस्तान की जिस तरह से बात कर दी है, उस पर बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार किया जा रहा है। आज असम्बली में भी इसी का शोर था और दोनों तरफ एक दूसरे पर वार किए गए कि जी वज़ीर ख़ारजा ने शाह महमूद कुरैशी ने जो बातें की अपोजिशन के बारे में, ऐसे जैसे उनको गद्दार डिक्लेयर करने की कोशिश की गई है, ये बड़ी गद्दारी है, हमें किस तरह से गद्दार कहा जा सकता है। लेकिन अब बात बढ़ रही है, क्या होगा, किस तरह से चीज़ें कंट्रोल होंगी, क्या वज़ीर आज़म ने अब अगर नोटिस ले लिया है तो आइंदा वो क्या करेंगे? क्या सबकी तकरीर नशर करने पर पाबंदी लगा दी जाएगी, बराह रास्त तकरीरें किसी की भी नशर नहीं हो सकेंगी? इसका हल क्या है, किस तरह से इन मामलों को रोका जा सकता है? जबकि एक और बड़ी ख़तरनाक स्टेटमेंट आ गई है भारत के एजेंट की, भारत की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके सबसे अहम रुकन की, अजीत डोवल की स्टेटमेंट आ गई है कि अब भारत को जहाँ से ख़तरा है उस जगह पर जाकर, उस सरजमीन पर जाकर हम हमले करेंगे। तो ये वाज़ेह इशारा है पाकिस्तान की तरफ। इससे पहले भी अजीत डोवल ये कह चुके हैं कि जी पाकिस्तान में दहशतगर्द मौजूद हैं, हमें सिर्फ पैसे देने हैं उनको और उनको अपने लिए इस्तेमाल करना है, ये काम बड़ा आसान है। फिर भारत में ही भारतीय सरकार के ही लोग पाकिस्तान के 4 टुकड़े खुदा न खास्ता करने की बातें करते हैं और अपना एजेंडा बताते हैं। आरएसएस का, बीजेपी का ये एजेंडा है कि पाकिस्तान के टुकड़े करने हैं। गिलगित बल्तिस्तान को वो अपना हिस्सा दिखाना चाहते हैं, आज़ाद कश्मीर को वो अपना हिस्सा दिखाना चाहते हैं। इस तरह के जब मामलात होंगे और फिर यहाँ से वो बयानियाँ, वो बातें हो रही होंगी जलसों में जो भारत में होती हैं, जो भारत कहता है हमारा एजेंडा है ये काम करना, आज़ाद बलूचिस्तान की बात वहाँ से होती है। तो ये किस तरह से इन मामलों को समझाया जाएगा कि अपोजिशन कहती है कि हम 11 जमातों की एक इकट्ठ हैं, तो हमें लोगों ने बड़े वोट दिए हुए हैं, तो फिर किस तरह से इनको समझाया जाए, बनाया जाए, इस बारे में हम आज बात करेंगे। असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब मेरे साथ हैं। बाबर साहब, काफ़ी फिर से बाद वार्म वेलकम आपको। अल्लाह ताला आपको सेहत कामिला अता फरमाएँ। ऑपरेशन के बाद आज, इतने दिनों के बाद आज हमारे साथ हैं आप। ये बताएं, ये जो कुछ हो रहा है जलसे जुलूसों में, और अब कहा जा रहा है जी वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया है, क्या कर सकते हैं वज़ीर आज़म? उसामा साहब, अपोजिशन का राइट है कि वो एहतजाज करे, हुकूमत की पॉलिसीज़ को टारगेट करे, लेकिन अपोजिशन को किसी सूरत में इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो एहतजाज की आड़ में पाकिस्तान के जो सलामती के अदारे हैं उनको टारगेट करे, उनके ख़िलाफ़ साजिश करे, उनको कमज़ोर करने की साजिश करे। वो ममालिक जो पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक हैं, वो ममालिक जिनको पाकिस्तान की सलामती एक आंख नहीं भाती, वो ममालिक जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो एसेट्स हैं उनके ख़िलाफ़ हैं, वो ममालिक जो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं, उनके एजेंडे पे चलकर अपोजिशन जो है वो पाकिस्तान के अदारों को जब टारगेट करेगी तो फिर मेरा ख़्याल है कि हुकूमत को सख्ती से इस साजिश से निपटना पड़ेगा। इसके लिए चाहे हुकूमत इन जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगाए, चाहे इनको मीडिया से ब्लैकआउट करवाए, या फिर ये है कि इनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए, इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाए जाएँ, ये किसी सूरत ये एक्सेप्टेबल नहीं है। किसी सूरत ये अपोजिशन का राइट है, बिल्कुल गवर्नमेंट को टारगेट करे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को टारगेट करे, गवर्नमेंट अगर महंगाई है तो उसको टारगेट करे, जितने जलसे जुलूस करने हैं वो ज़रूर करे। मीडिया उसके साथ है, सारी पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम अपोजिशन के साथ है। अगर अपोजिशन महंगाई
पे को टारगेट करती है, अगर अपोजिशन जो है वो बेरोज़गारी को टारगेट करती है, अगर पाकिस्तान में डेवलपमेंट नहीं हो रही, अगर हुकूमत जो है डेवलपमेंट नहीं करवा पा रही उसको टारगेट करती है, अगर अपोजिशन एहतजाज इसलिए कर रही कि एक आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी आए, अगर अपोजिशन गवर्नमेंट की कोताहियों और कमज़ोरियों पर जो है उसको क्रिटिसाइज़ कर रही तो वो वेलकम करते हैं हम उसको। लेकिन अगर अपोजिशन इस आड़ में उन लोगों को सपोर्ट करे जो कि पाकिस्तान की नज़रिए के ख़िलाफ़ हैं, पाकिस्तान के नज़रियाती मुखालिफ हैं, मेरा मतलब है कि आप जाकर कोयटे में उन लोगों के साथ इज़हार हमदर्दी करें जो चाइनीज़ एम्बेसी में दहशतगर्दी के वाक़े में मुलव्विस थे, जो सी पैक के दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान की सलामती के दुश्मन हैं। आप ऐसे लोगों को उजागर करें, ऐसे लोगों को हीरो बनाने की कोशिश करें जो कि पाकिस्तान की नज़रियाती असास के ख़िलाफ़ हैं, जो पाकिस्तान को के टुकड़े टुकड़े करवाना चाहते हैं। तो फिर मेरा ख्याल है कि इस अपोजिशन से कोई किसी किस्म की कोई रायत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान है, सबसे पहले पाकिस्तान की सलामती है, सबसे पहले पाकिस्तान के जो अदारे हैं उनकी मजबूती है, उसके बाद सब कुछ है। तो ये तो एक चीज़ सामने वाज़े तौर पर नज़र आ रही है जी कि पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश रचाई जा रही है। अच्छा, अपोजिशन बज़ाहिरन जो है वो जो जलसे जुलूस कर रही है, लेकिन उसके अंदर जो टारगेट है वो पाकिस्तान की सलामती के इदारों को निशाना बनाया जा रहा है। बाबर साहब, बात शुरू हुई थी, जिस तरह से नाम ले लेकर ये सारा किया जा रहा है, इसकी किसी सूरत भी इजाजत दी बिल्कुल ठीक। बात शुरू हुई थी असद खरल साहब, मुझे क्यों निकाला से, उसमें सुप्रीम कोर्ट पर उसके लार्जर बेंच पर हमला किया गया था कि जी 5 एक लोग किस तरह से निकाल सकते हैं। 22 करोड़ अवाम ने फैसला सुना दिया, नवाज शरीफ जलसे किया करते थे, फिर सजाएं हो गई, फिर कभी JIT पर हमला हुआ, फिर खामोशी आ गई, फिर मियाँ साहब बाहर चले गए, उसके बाद फिर पहले इमरान खान ज़्यादा टारगेट होने लगे, फिर बात बड़ी इलेक्शन कमीशन से बढ़ते हुए फिर इदारों तक आई, फौज, फिर आर्मी चीफ, ISI के चीफ, ये बातें होते होते अब ये मामला फैल के ये तो मुल्क तोड़ने की तरफ भी नहीं, बलूचिस्तान की अलहदगी की बात की तरफ जा रहा है। ये क्या हो गया है? अब एहसन इकबाल साहब को मैं अभी सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जो हमें गद्दार कहे वो सबसे बड़ा गद्दार है, हम तो लोगों के वोट लेकर आए हैं। तो फिर किसको क्या कहें, किस तरह से कोई कानूनी काम हो नहीं सकता उस तरह से, शायद इमरान खान साहब के हाथ बंधे हैं। अगर कोई कानूनी कार्रवाई की जाती है, कोई पर्चा, तो वो फिर एक मसला बन जाएगा, देखिए जी हमारे खिलाफ हमें गद्दार कहा जा रहा है, वो पर्चा दर्ज हुआ, वो आपने कहा था जी उसका कुछ नहीं बनेगा, वो कुछ नहीं बना उसका। उसामा साहब, मामला ये है कि 2-3 चीज़ें बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं और पाकिस्तान के लिए ये जो मामलात हैं तकलीफ़ दे भी हैं और पाकिस्तान के लिए इस हवाले से सिक्योरिटी के हवाले से बहुत सारे मसाइल जो पैदा हो रहे हैं। एक तो बात यह है कि अवैस नूरानी साहब ने जो बलूचिस्तान की आज़ादी और आज़ाद बलूचिस्तान की जो बात की, गो कि वो खुद अब वजाहत करने की बात, हालांकि वो लाइव तकरीर है, सारी दुनिया ने सुनी, इसके आको सबाब से हटकर जो आपने बात की है उसी के ऊपर रद्द-ए-अमल आया है। तो अब वो कह रहे हैं कि जनाब मेरा मकसद ऐसा नहीं था, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, उसको कोई अलहदा कर नहीं सकता। उनके कहने से या ना कहने से ये फ़र्क नहीं पड़ता। आज तक ये तो बलोच अवाम जो है उन्होंने बावजूद एहसास महरूमी के बहुत सारे वहाँ पर मसाइल हैं कि बड़े लोग खा गए पैसे फंड हुकूमतों की जानब से, लेकिन उनके ऊपर अवाम के ऊपर नहीं लगा पैसा, लेकिन उनकी जानब से भी कभी इस तरह की आवाज़ें नहीं उठी। नंबर 1, वज़ीर आज़म साहब बकौल शहबाज गिल साहब के कि जनाब वज़ीर आज़म साहब ने इसको बड़ा सीरियस लिया है और इसके ऊपर वो एक्शन करेंगे। अब एक्शन के लिए कितने और घंटे, कितने और दिन चाहिए, कितने महीने और हफ्ते चाहिए, वो सोच विचार अभी कर रहे होंगे। तीसरी चीज़, 2 चीज़ें इसमें बड़ी अहम सामने आई हैं। एक, अजीत दोवल का बयान आना। अजीत दोवल जो है उनके हवाले से शीरी मज़ारी साहबा ने उनका जो मतलब आपको पता है सिक्योरिटी उनके एडवाइज़र भी है और ये पाकिस्तान के हवाले से जो शिद्दत पसंदी की सोच जो है वो बनाते हैं, पॉलिसी भी बनाते हैं, चाइना के साथ जो किया, और मोदी प्लस है, मोदी प्लस उनको कहा जा सकता है पाकिस्तान मुखालफी और मुस्लिम मुखालफ हवाले से अगर बात की जाए, उनका एजेंट है। हाँ जी, तो उन्होंने जो जनाब क्या है कि हाइब्रिड जो जंग की एक तो उन्होंने धमकी दी, हाइब्रिड वार की धमकी दी, दूसरा उन्होंने PDM के जो अवैस नूरानी की जानब से वही बलूचिस्तान तोड़ने की बात, मरियम नवाज की जो जबरी गुमशुदगियों के हवाले से जो मसला है, 2-3 दफ़ा आपको पता है मुलाकातें की उन्होंने जाके जी, और नवाज शरीफ की जानब से मुसल्लह अफवाज में बगावत याद आ रहे हैं, ये बगावत के बीज जो बोने के हवाले से कोशिशें जो है, क्या ये भारत के मशीर कौमी सलामती और PDM के मकसद इत्फाकी यकसानियत है? ये शीरी मज़ारी साहब का ट्वीट है। उसके बाद आ जाए अजीत दोवल साहब की और गिदड़ बबकियाँ।
वो ये कह रहे हैं कि अब चीन के हाथों इनकी हजीमत हुई, दुर्गत बनी, जिस तरह मुक्कों और घोंसों से इनको मारा, भगाया, कितने लोग इनके मार दिए। अब भारत ने दोबारा हमले का जो खित्ते का अमन तबाह करने के लिए दोबारा जो उनकी स्ट्रेटजी, ये नया जो इंडिया के नाम से एक उनका जो आर्टिकल छाया हुआ है अजीत डोवल का, और इस जगह से खतरा होगा हमारे मुल्क को वहां पर जाकर अटैक करेंगे। नया इंडिया के नाम से जो एक कॉन्फ्रेंस है, और उन्होंने कहा कि जहां से खतरा होगा हम उस मुल्क के अंदर जाके उसको जंग का मैदान बना देंगे। मुझे ये बताया, और ये उन्होंने कहा कि न्यू डॉक्ट्राइन है भारत की, पहले हमारी ये थी पॉलिसी कि हम पहल नहीं करते थे, अब उन्होंने कहा जहां से हमें खतरा होगा वहां जंग करेंगे। और उनका कोरोना के हवाले से बेशक हमारी हालत बदतर है, लेकिन उसके बावजूद मिसाइल, जंगी साजो सामान वो हम खरीद रहे हैं। लेकिन ये जो अंदर जाकर जंग है ना, ये शायद वो असलहे वगैरह का नहीं, वो तो बॉर्डर पर है। उन्होंने जो कहा अंदर मैदान जंग बनाएंगे, वो तो दहशत। अब मामला ये है कि दुनिया की अक़वाम आलम, सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनओ, अमेरिका, जितनी इंसानी हकूक़ की तंजीमें तो अपने एमनेस्टी इंटरनेशनल दफ्तर बंद करके चलेगी, आपको पता ही है जो यहाँ पे सूरत हाल है। मामला ये है कि ये किसी भी न्यूक्लियर मुल्क के हवाले से उसको ये धमकी देना कि हम आपकी सरजमीन पे आके हमले करेंगे, ठीक है। ये तो मेरा ख्याल है। मैं माफी चाहता हूं, मीर ज़ियाउल्लाह लांगू साहब वजीर दाखिला बलूचिस्तान हमारे साथ हैं। ज़ियाउल्लाह साहब, अख्तर मेंगल और अब्दुल मालिक बलोच, ये बलूचिस्तान के कहते हैं जी हम बड़े लीडर हैं और बड़ी हमारी फॉलोइंग है, बड़ी पार्टियां हैं जिनको रिप्रेजेंट करते हैं। वो कह रहे हैं कि बलूचिस्तान हुकूमत ने कुछ नहीं किया बलूचिस्तान के लिए, क्या कहते हैं आप इस पर? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सारी बातें उस वक्त ये हमारे दोस्त करते थे, अपोजिशन में थे। डॉक्टर मालिक साहब जो 5 साल उनकी पार्टी इंतजार कर चुकी है, आज तक वो ऐसी कोई मिसाल पेश करें कि उन्होंने लापता अफराद के हवाले से कोई कदम उठाया है या उन्होंने बलूचिस्तान की जो ये मामला है इनके हवाले से कदम उठाया। आज की हुकूमत सारी चीजों को एडजस्ट कर रही है। लापता अफराद लीडरशिप से बैठकर हमने लापता अफराद का मसला काफी हद तक हल कर लिया है, जो लीडरशिप भी इस चीज की तरफ करेगी। अच्छा, तो ये जो करारदादें आपने पास की हैं बलूचिस्तान की तरफ से, असेंबली की तरफ से, करारदादें पास की है कि बलूचिस्तान एक ऐसा खिता है जिसको गुज़िश्ता 20-25 साल से बलूचिस्तान के लोगों को रियासत की इदारों से लड़ाया जा रहा है। हमने लोगों से, अपोजिशन जमातों से अपील की है, आप पॉलिटिक्स करें, आप हुकूमत की कारकर्दगी पर बातें करें, लेकिन खुदा रहा 20-25 साल के बाद फोर्सेज ने अपने अमल से, अपने किरदार से जो बलूचिस्तान के लोगों को मेन स्ट्रीम में लाया है, इसमें दोबारा आप लोग जो है लोगों के दरमियान नफरत पैदा ना करें। रियासत और इक़्तिदार की खातिर लोगों के जज्बात और रियासती इदारों के साथ खेल रहे हैं। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा का ये मामला अजीब सामने आया है कि वो दहशतगर्द की तस्वीर है और वो उसके साथ उनकी तस्वीरें अब आ रही हैं, तो ये तो बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही जी, एक ये जो तस्वीर वाला मामला है कि एक शख्स जो कि चीन के सफारत खाने पे हमले मुलव्वस है, दहशतगर्द है, उसकी तस्वीर के साथ मरियम साहिबा एहतजाजियों के साथ शामिल हुई हैं, ये कितनी खतरनाक बात है? देखिए, मैंने जिस तरह खिदमत में अर्ज की कि ये हमारे जो दोस्त है अपनी सियासत और इक़्तिदार की खातिर हमारे लोगों के जज्बात से खेल रहे हैं। इनको ये पता नहीं है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने कितने मेहनत से इधर अमन कायम किया और इधर के लोगों का एतमाद पाकिस्तानी इदारों पर बहाल किया है। ये सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार की खातिर उस एतमाद को जो बहाल हुआ है उसको खराब करना चाहती है, जिसकी मैं भरपूर अंदाज में मजम्मत करता हूँ। और ये अजीत डोवल का बयान, कौमी सलामती मुशीर है नरेंद्र मोदी का, और ये उनका एजेंट पहले रहा है रॉ का, और अब ये कह रहा है कि हम तो जंग अंदर फैलाएंगे, जिनसे खतरा है उनके अंदर, उनकी सरजमीन में ले जाकर। तो ये तो वाज़ेह इशारा दहशतगर्दी का है। CPAC के वो खिलाफ हैं, वो साफ कहते हैं। तो वो तो अब बलूचिस्तान को गढ़ खुदा न खास्ता बनाना चाह रहे हैं दहशतगर्दी का, और जितनी दहशतगर्दी पहले बलूचिस्तान ने देखी। ये एक दीवाने का ख्वाब ही हो सकता है कि वो आपकी बलूचिस्तान में करे, लेकिन वो उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। वो $500 मिलियन सालाना खर्चा कर रहे हैं बलूचिस्तान में टेररिज्म के हवाले से। इसीलिए हम अपने दोस्तों को कहते हैं अपोजिशन के, हम दुश्मन से निपटना अच्छी तरह जानते हैं। हमारे फोर्सेस इतने अल्हम्दुलिल्लाह के दिलकी रखते हैं कि वो हमारे दुश्मन का मुकाबला कर सके, लेकिन हमारे अपने लोग उनकी जो है मुहिम का हिस्सा ना हो, उनकी प्रोपेगेंडा का हिस्सा ना हो। हमारे अपने लोग अपने लोगों को गुमराह ना करें।
तो बलोच की तो बड़ी रिवायत है कि जब किसी के पास जाए बात की जाए तो हर कोई सुनता है। अवामी नेशनल पार्टी जो कि पीडीएम का भी हिस्सा है, वो आपकी हुकूमत का भी हिस्सा है। ये भी एक अजीब और दिलचस्प बात है। तो उनके थ्रू ही आप राब्ता करें कि इस तरह की तकरीरें ना की जाएं जिस तरह की वैस नूरानी साहब ने की है। जी मेरा ख्याल है लाइन ड्रॉप हुई है। असद खलील साहब, ये क्यों नहीं आप जिस तरह बात करें, वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया है, वज़ीर आज़म बात तो करें इन लोगों से। अब ये तो नहीं हो सकता कि इनको पकड़ के आप जेलों में डालेंगे या कहेंगे जी अच्छा जी आपको मुल्क बदर कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के खिलाफ तकरीरें कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं हो सकती। वो कह रहे हैं जी हमसे बड़ा मुहिब वतन कोई नहीं है। उसामा साहब, मेरा ख्याल है वक्त आ गया, सारे इधर उधर चोर दरवाजों से मिलते हैं। अब सारी दुनिया के सामने ये बात तो अब यहाँ हो चुकी है कि स्टेक होल्डर एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, 4 स्टेक होल्डर तो बन चुके हैं। हुकूमत है, अदलिया है, उसके बाद जनाब हमारे सलामती के इदारे हैं, अस्करी जो क़यादत है, और उसके साथ चौथा ज़बरदस्ती हमने भी अपने आप को, मीडिया ने भी अपने आप को स्तून चौथा बना लिया जी। अब ये 4 स्तून और 7 अपोजिशन की पार्टियां मिल बैठ के इनको एक टेबल पे बैठना चाहिए। और ये रोज़ रोज़ का जो तमाशा है, ये दमा चौकड़ी जो मची होती है, कभी आता है जी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आ गया, ये हुकूमत के खिलाफ गिराओ, इसके खिलाफ ये करो वो करो। तो मैं समझता हूँ ये सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं ये एक टेबल पे बैठे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कैसे बैठे? वज़ीर आज़म कहते हैं सारे चोर हैं, आर्मी शामिल हो, वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर शामिल हो, तमाम जो पार्टियां हैं उनको शामिल किया जाए, मीडिया के लोग हैं उनको शामिल किया जाए। वहां बैठ के पाकिस्तान के हवाले से एक रेड लाइन जो है, जो भी ये एक लाइन ड्रा की जाए कि जनाब कौमी मफाद क्या है, पाकिस्तान के मफाद क्या है, क्या एक पॉलिसी होनी चाहिए हमारे। अब मामला ये है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो नेशनल जो सलामती है कौमी, उस हवाले से जो नेशनल इंटरेस्ट है, उस हवाले से आज तक इसकी तशरीह नहीं हो सकी। जी जी देखें, जो दिल करता है किसी को गद्दार बना दिया जाता है, सर्टिफिकेट बंटने शुरू हो जाते हैं, गद्दारी और बगावत के मुकदमों के ऊपर एक्शन नहीं होता, उल्टा हुकूमत शर्मिंदा होती फिरती है, वो लोग उल्टा आके हुकूमत के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। तो एक दफ़ा वंस फॉर ऑल इस चीज़ को एक लाइन ड्रा करनी पड़ेगी आपको तमाम के कंसेंसस से कि लाइन है, इससे जो पार गया वो रेड लाइन लिखा हुआ है। अदालतों की तस्दीक नहीं हो सकती, फौज की तस्दीक नहीं हो सकती, सारी चीजें उसमें शामिल करें। तो फिर तमाशा लगा हुआ है, हो तो रही हर है। बंदा अदालतों को गालियां दे रहा है, फौज को गालियां दे रहा है। सब क्या मुजरिम जो है उसको इजाजत है कि जी रेड लाइन तो पहले से ही ड्रॉन है, हमें भी पता है, मीडिया को भी पता है, हर बंदे को पता है पाकिस्तान में कि उसकी क्या लिमिटेशंस हैं, कहां पर रेड लाइन है, उसको हमने क्रॉस हो रही है, रोज हो रही है। हम अपने अदारों की तस्दीक नहीं कर सकते, हम अपने अदारों को कमजोर नहीं कर सकते। इस तरह की जो एक्टिविटी है वो पाकिस्तान के मुखालिफ कंसिडर की जाएगी, वो पाकिस्तान को कमजोर करने के मुतरादिफ कंसिडर की जाएगी, वो पाकिस्तान के खिलाफ बगावत कंसिडर की जाएगी। ये रेड लाइन तो ड्रॉन है, सारी दुनिया में ड्रॉन है। आप इंडिया में, यूरोप में, अमेरिका में, चाइना में जहां भी चले जाए, ये एक रेड लाइन खींची हुई है कि कोई भी मुल्क में कोई भी पार्टी, कोई बंदा अपने अदारे की इस तरह से तस्दीक नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है बाबर साहब, लेकिन मसला ये आ जाता है इनको पकड़े कर रहा है, ये जमहूरियत पर हमला हो रहा है, कहीं और इस तरह से नहीं हो सकता जिस तरह से पाकिस्तान में किया देखिए ना। इसी वजह से तो ये एक दहशतगर्द की तस्वीर के साथ मरीम साहबा जो है वो एहतजाज करती नजर आ रही हैं, वो मिक्स हो जाता है उससे। सारी पार्टी जब दोबारा एक रेड लाइन को एक्सेप्ट करेंगी, तमाम पार्टीज एक पेज पे सिग्नेचर करेंगी कि जनाब ये रेड लाइन हम सब इसको एक्सेप्ट करते हैं, आइन और कानून के मुताबिक जो बनी हुई चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी भी हुआ था, उसके बाद इनके पास क्या इखलाकी जवाब रह जाएगा? ये जो मुझे एक बात बताएं, क्या इखलाकी जवाब रह जाएगा? ये पीएमएलएन जो है ये 6 दफा इख्तिदार में रही है, इनको पता नहीं है कि रेड लाइन क्या है, फिर पार्टी को पता नहीं है कि रेड लाइन क्रॉस करने वाले के खिलाफ बात करते हैं, रेड लाइन की उन शिकों का नहीं पता कि आप अदारों को इस तरह से टारगेट पता है। लंदन में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मरियम ने क्या कहा है? बाबर साहब मरियम साहब ने कहा है कि अल्ताफ हुसैन का कुछ नहीं कर सके, ये पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश हो रही है। कल साहब तो फिर इदारे खामोश तमाशा ही बने हुए हैं, इससे आगे गुजर चुकी है। देखिए मेरा ख्याल है कि अब हुकूमत को एक्शन लेना पड़ेगा इनके खिलाफ। अगर हमने ये साबित करना है कि आज हम कहां पर खड़े हैं, क्या आईने पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, कि क्या फौज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान की आला अदलिया के खिलाफ के साथ खड़े हैं, या इन चंद लोगों के साथ खड़े हैं जो कि जमहूरियत के नाम पर जो इस तरह की अदारों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इनका टारगेट क्या है? फौज पाकिस्तान को कमजोर करना। इनकी ख्वाहिश क्या है कि फौज के अंदर बगावत हो जाए, आला अदलिया के अंदर बगावत हो जाए।
यही इनकी ख्वाहिश है। देखिए नवाज शरीफ साहब, डोगर साहब, नवाज शरीफ साहब का मुसलसल यही बयानिया है, को फायदा देगी, नवाज शरीफ साहब लोगों को फायदा देगी जो पाकिस्तान के जो है हथियार उनको खत्म करना चाह रहे हैं। दो चीजें नवाज शरीफ तवातर से कह रहे हैं, एक वो डिवीजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जज अदलिया में, वो कहते हैं कुछ जज अच्छे हैं, सिर्फ दो जज साहब को, दो जजों को कहते हैं, वो जजेस के दरमियान जुडिशरी में डिवीजन, फिर उसके बाद कहते हैं आर्मी के सोल्जर से लेकर जनाब आर्मी चीफ तक या लेफ्टिनेंट जनरल सारे अच्छे हैं, एक दो को छोड़ के। तो मामला ये तो एक डिवीजन। और तीसरी पीडीएम जो है, पीडीएम के स्टेज से जो आवाजें उठती हैं वो तो ऐसे लगता है जैसे मोदी खड़ा होकर यहाँ पे किताब कर रहा है या बीजेपी पार्टी का कोई रहनुमा या अजीत डोवल बात कर रहा है यहाँ पे, ऐसे फील हो रहा होता है। तो मामला ये है डोगर साहब, रेड लाइन तो है, बार बार क्रॉस भी हो रही है, इदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। अब दोबारा से सबको एक टेबल पे बिठा के पाबंद करना चाहिए, जो फिर रेड लाइन क्रॉस करेगा उसके बाद उसकी पार्टी बैन करें आप, तो तब तक हम जिला वतन करें लोगों को, जब तक ये नहीं बैठ ऐसे तमाशा लगा हुआ पाकिस्तान, तब तक कोई कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये इतने ताकतवर हैं, इनको पॉलिटिकल बैकिंग है, स्ट्रांग है, बाहर से भी है। तो जिस तरह मरीम साहब ने कहा कि अल्ताफ हुसैन को नहीं पकड़ सके तो नवाज शरीफ को कैसे पकड़ेंगे, तो उन्होंने तो वो एक लाइन में दोनों को खड़ा कर दिया, एक ही तरह से उन्होंने इनके बारे से बात की है। तो इसका मतलब उनके नजदीक जिस तरह से अल्ताफ हुसैन वाला मामला था, बिल्कुल देखिए उनको पता है जब हुसैन हक्कानी को हम नहीं ला सके, बैठ के पाकिस्तान को, इदारों को वो गालियां निकालता है, धमकियां देता है, अदालतों को, इदारों को। अब नवाज शरीफ साहब को उन्होंने इनवाइट किया, सुन ले, नवाज शरीफ साहब को डॉक्टर साहब अमेरिका के लिए भी ऑफरें वो कर रहे हैं कि आ जाए इधर, हम लॉबिंग करते हैं। मैंने पहले खबर ब्रेक की थी कि इस्लामी मालिक अब अमेरिका को बीच में कंसीडर कर लें। नवाज शरीफ साहब को हुसैन हक्कानी कह रहे हैं कि अगर मुझे नहीं बुला सकता पाकिस्तान या पाकिस्तान की हुकूमत, अगर आप यूको में कोई खतरा है तो आप अमेरिका आ जाए, मैं लॉबिंग करूंगा। ऑलरेडी हुसैन हक्कानी के खिलाफ थे, मास्टर तो एक ही है, पीछे से इंडिया से डोरियां हिल रही हैं, तो हुसैन हक्कानी भी उधर बैठे। आप कह रहे हैं इनको बिठाकर बात करें, अब सब फिर बैठकर बिठाकर किस तरह से बात होगी जब आप एक आइन और कानून के खिलाफ बातें करते चले जाएंगे। आप कहेंगे जी मुल्क तोड़ने की बातें कर रहे हैं, आप फौज के खिलाफ, उसके चीफ के खिलाफ बातें कर रहे हैं। कुछ नहीं हो रहा ना, रेड लाइन का क्या फायदा है ऐसी रेड लाइन का? आपको क्या लगता है बाबर साहब कि ये सब्र किया जा रहा है या कोई तूफान आने वाला है? प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल कहा था कि ऐसी वो पॉलिटिकल पार्टीज जो कि पाकिस्तान की नज़रियाती एहसास को हिट करेंगी, अदारों को हिट करेंगी, टारगेट करेंगी, हम उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में जाएंगे। अपोजिशन उस पर धमकियों पे उतर आई। प्राइम मिनिस्टर को इन धमकियों से डरना नहीं चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि इलेक्शन कमीशन में जाएं, इनको बैन करवाएं, इनके खिलाफ सारा मटीरियल जो है वो इलेक्शन कमीशन को दें। जिस तरह से बलूचिस्तान में जो तकारीर हुई हैं वो कोई मुहिब वतन पाकिस्तानी जो है इस तरह की तकारीर नहीं कर सकता। चले आप किस तरह से आप एक शायद बाबर साहब इसीलिए शहबाज गिल साहब ने कहा जी वज़ीर आज़म की चीज़ आ गई, तो देखते हैं कि वो इस पर क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा ही हसास मामला बनता चला जा रहा है। ब्रेक के बाद बात करेंगे फ्रांस के हवाले से कि अब ख़ास तौर पर तुर्की और पाकिस्तान ने बड़ा शदीद रद्द का इजहार किया है गुस्ताखाना खाकों के हवाले से। उसके बाद फ्रांस कह रहे हैं जी बायकॉट ना किया जाए हमारी प्रोडक्ट्स का। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला फ्रांस की तरफ से कहा जा रहा है जी हमारी प्रोडक्ट्स का, मसनूआत का बायकॉट ना किया जाए। और ये मामला तब शुरू हुआ जब फ्रांस के सदर की तरफ से इस्लाम मुखालिफ बयान सामने आया और उस पर शदीद रद्द-ए-अमल शुरू हुआ। पहले तैयब उर्दवान ने कहा कि फ्रांस के सदर को दिमागी इलाज करवाने की ज़रूरत है, वो इस्लाम के ख़िलाफ़ इस तरह की बात कर रहे हैं। और ये जब इस्लाम मुखालिफ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ गुस्ताखाना खाकों का मामला था, एक उस्ताद ने वो क्लास में दिखाया, उसके बाद उसका कत्ल हो जाता है और उसके बाद फिर फ्रांस के सदर इस तरह का बयान देते हैं इस्लाम के ख़िलाफ़ कि हम अपने क़वानीन को और सख्त करेंगे और ये इस्लाम के नाम पर हम पर कब्ज़ा करना चाहते हैं लोग और ये हर तरफ इससे हिजान फैल रहा है, इस तरह की बातें। इस पर वज़ीर आज़म ने भी नोटिस लिया और कहा कि फ्रांस के सदर को चाहिए था कि इस मौके को लोगों को जोड़ने के लिए काम करते, ना कि इस तरह के बयान से उन्होंने और ज़्यादा इंतहा पसंदी को फ़रोग़ देने की बात की है। फेसबुक के जो बानी भी हैं और मालिक मार्क ज़करबर्ग को ख़त लिख दिया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने। इसके अलावा पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज किया है, सफ़ीर को बुलाकर, फ्रांस के सफ़ीर को दफ्तर ख़ारजा बुलाया गया और शदीद एहतजाज किया गया है। असद खरल साहब, ये अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर भी की इमरान खान साहब ने और ये कहा कि एक यूनिवर्सल कानून होना चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर
ये इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने का जो मामला है। अब ये क्या दहशतगर्दी नहीं है, ये इंतहा पसंदी नहीं है, एक्सट्रीमिज़म ये नहीं है कि इतने लोगों की दिल आज़ारी आप करें, यानी होलोकॉस्ट पर बात करना जो है वो जुर्म है। यही बात वज़ीर-ए-आज़म ने भी कही है। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब हमारे साथ हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तान की तरफ से बड़ा भरपूर एहतजाज किया गया है, लेकिन जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म ने कहा अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर एक कानून होना चाहिए। अब वक्त नहीं आ गया कि ऐसा कानून बनाया जाए और फ्रांस के सदर को भी ये समझ आया कि जिस तरह ये बायकॉट हो रहा है, अब वो कह रहे हैं कि जी हमारी प्रोडक्ट से बायकॉट ना करें, और जी फ्रांस के सदर की तौहीन हुई है तो हमारा सफ़ीर वापस आ जाए। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अतर का इनको ख्याल नहीं आता? शुक्रिया साहब। देखिए, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले असेंबली जब ये मार्ज़ वजूद में आई है, लोगों को शायद याद नहीं कि मार्ज़ वजूद में जब ये असेंबली आई थी उसी वक्त सबसे पहले असेंबली में करारदाद मैंने पेश की थी कि लॉ बनाया जाए और इंटरनेशनल लॉ बनाया जाए। ये अगर आपने आर्काइव में निकालेंगे तो बोल ने वो सबसे पहले चलाई भी थी करारदाद। तो उस करारदाद में मैंने ये कहा था कि ये जिस तरह आप आलमी दहशतगर्दी किसी चीज़ को कहते थे कि किसी एक नफ्स या किसी एक फर्द या किसी एक शख्स की वजह से कोई ऐसा जुर्म सरजद हो जाता है जिसकी बुनियाद पर पूरी आलमी इंसानियत खतरे में पड़ जाती है, इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम, तमाम पैगम्बरान किराम, तमाम इल्हामी किताबें, सहीफे, उन सब की इज्जत, उन सब का एहतराम हम पर वाजिब है। लिहाजा इसकी तौहीन को आलमी दहशतगर्दी करार दिया जाए। ये उस करारदाद के मतन में शामिल था जो कौमी असेंबली में तमाम अराकीन असेंबली ने उसको पास किया था। और ये वज़ीर आज़म जिस दिन बने हैं उसी दिन ये करारदाद, ये पहली मरतबा जो रूल्स ऑफ बिजनेस होते हैं उसमें तरमीम की गई थी। और आपको पता है उस दिन कोई और बिजनेस नहीं होता है, सिर्फ वज़ीर आज़म का इंतखाब होता है। उसी दिन ये करारदाद हमने मंजूर की थी। तो हम तो ये पहले ही कह चुके हैं कि ये बुनियादी तौर पर एक आलमी जुर्म है, इसकी वजह से दहशतगर्दी फैली। अब ये फ्रांस के सदर अब अगर चले मानने पर तैयार भी हुए तो आप ये सोचिए कि खुदा न ख्वास्ता अगर ये आग और भड़क उठी, क्योंकि आपको पता है कि मैं हुए, आप हुए, आपके वालिद माशाल्लाह उनका जो बड़ी खिदमात है, मैं वैसे कहता हूँ कि हर पाकिस्तानी, हर मुसलमान, हर फर्द, कोई भी शख्स सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है। मैं खुदा की कसम अपने बाप की तौहीन माज़ल्लाह को कर दे, मैं अपने बाप की तौहीन शायद बर्दाश्त कर लूँ, मैं शायद अपनी वालिदा के लिए भी कुछ लफ्ज बर्दाश्त कर लूँ, लेकिन मैं अपने आका के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये जब मुझ जैसे एक आम मुसलमान का ये एक आम मुसलमान की एक तारीफ है, तो आप सोचिए फिर जो करोड़ों करोड़ा फैले हुए मुसलमान हैं उनके जज्बात किस हद तक मजरू है। अच्छा, ये भी कहा गया आज असेंबली में भी एहसन इकबाल साहब की तरफ से भी कि जी ये फ्रांस के सफ़ीर को निकाल दिया जाए यहाँ से, उनसे कि जी चले जाएं, बुलाकर एहतजाज तो किया। तो ये अपोजिशन कह रही है कि जी और करना चाहिए, ये ख़त लिखने का क्या फ़ायदा फेसबुक के मार्क ज़करबर्ग को। अगरचे मैं मानता हूँ कि आज से पहले किसी ने ये भी नहीं किया जो इमरान खान साहब ने किया या अक़वाम मुत्तहिदा में इस तरह इस्लामोफोबिया के खिलाफ बात की हो, तो अपोजिशन तो कह रही है जी ये कुछ हुकूमत कर ही नहीं रही। देखिए, अल फारूक नामी किताब है, अल्लामा शिबली नुमानी ने लिखी है, इसके अलावा तारीख़ुल खुलफ़ा है, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती की है, और उसमें आपको हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का दौर नजर आएगा। और उस दौर में रोम के सफ़ीर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर रोम के सफ़ीर को निकाल बाहर नहीं किया था मदीने से, बल्कि उस ज़माने में कूफा में रियासत होती थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसमें उन्होंने कहा था, रोमी ने कुछ अल्फाज की नकल करना, नकल कुफ्र नबाशत में भी नहीं आती तो मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा। तो वो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने बुलाकर सख्त एहतजाज किया था और ये कहा था कि फिर ये न समझा जाए कि मुसलमानों की तलवारों को जंग लग गया है, बल्कि हम रोमियों को फतह करना जानते हैं। और फिर उसके बाद जाहिर है कि आगे के दौर में अगर आप देखें तो हज़रत अमीर माविया ने फिर रोम को फतह किया, अमीरुल बहर की हैसियत से। तो मकसद कहने का ये कि किसी को निकाल देना, बाहर कर देना, इससे आप अपना मौक़िफ़ नहीं बता सकते। मौक़िफ़ बताने के लिए आपको बुलाना पड़ता है, एहतजाज करना पड़ता है और ये ज़हन नशीन कराना पड़ता है। अगर आपने इस तरह की हरकतें कराई, मत समझिएगा कि हम खामोश होकर बैठ जाएंगे, बल्कि हम इसका जवाब देना भी जानते हैं। तो सिफारती सतह पर किसी को निकाल देने से कोई मसला नहीं होता, बल्कि उसको बुलाकर एहतजाज करना ज़्यादा अहम काम है, जो कि आपने अभी खुद फरमाया कि पहले तो हुकूमतें ये भी नहीं किया करती थी। ये क्रेडिट भी इमरान खान को जाता है और ये क्रेडिट भी इमरान खान को जाता है
मैं इस वजह से नहीं कहूँगा कि मैं उनकी पार्टी में हूँ तो मैं वो मेरे लीडर है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। ये किसने बात की थी अक़वाम मुत्तहिदा में जाके? किसने इस्लामोफोबिया का जिक्र किया है? किसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत और हुर्मत अक़दस की बात की? किसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आला और अरफा पर उंगली उठाने वाले को निशाना बनाने की बात की? ये सब इमरान खान ने की। इमरान खान ने डेनमार्क के सफीर से बात की। तो इस तरह से बातें होती हैं और इसी तरह से मसाइल हल किए जाते हैं। और OIC के इजलास में अब वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं कि 15 मार्च को गालिबन कि जी वहाँ पर भी इस पर भरपूर हम आवाज़ उठाएंगे। तो वो एक फोरम है ऐसा कि जहाँ पर भरपूर आवाज़ बन सकती है, क्योंकि उतना कभी देखा नहीं कि इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है। अभी भी लोगों की तरफ से ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये बायकॉट से ही चीखें निकल गई हैं, प्रोडक्ट्स का बायकॉट हो रहा है तो फ्रांस कह रहा है ये ना करें, ये ना करें। देखिए OIC तो मतलब ये ना, जैसे कहते हैं OIC मतलब हमें अभी पता चला OIC, तो OIC में तो कुछ भी नहीं हो सकता। OIC तो एक नाम का इदारा रह गया है और वहाँ जाकर, लेकिन जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब है, देखिए शाह महमूद कुरैशी साहब आप ज़ाहिर है कि उनका ताल्लुक शाहरुख आलम से भी है और उनका ताल्लुक जो है वो औलिया इकराम से है और उनकी सरजमीन से है और खानवादे से। तो शाह महमूद कुरैशी साहब से आप ये तवक्को कर सकते हैं कि शाह महमूद कुरैशी भरपूर अंदाज में आवाज़ बुलंद करेंगे। अब वो खुद भी एक पीर खाने से ताल्लुक रखते हैं, खानवादे। देखिए ये सब चीज़ें अपनी जगह पर है। मैं फिर यही इसरार करूँगा और मुझसे कहूँगा कि इसको आप अदियान आलम या पैगम्बराने आलमीन की तौहीन न समझें, इसको समझें आप आलमी दहशतगर्दी। इसकी वजह से दहशतगर्दी पनपती है, इसकी वजह से दिमाग में फतूर उठता है, इसकी वजह से ऐसे फतूर उठते हैं कि खाके बना लो, ये कर लो, फला कर लो, माज़ल्ला। इन फतूर की वजह से रिएक्शन के तौर पर मुजाहिदीन उठते हैं या फिर कोई अलग से आदमी फर्द उठता है जो अपने तौर पर अमल कर डालता है, जिसका ज़ाहिर है कि इस्लामी तालीमात से कोई ताल्लुक नहीं। हम तो यही सुनते आए हैं और हम यही सुनेंगे और हम यही सुनाएंगे कि उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। तो हम तो उन पर मर मिटते हैं, हम तो उनके नामे नामी पर मर मिटने वालों में से हैं। तो इसका रूट कॉज यही है कि आप सबसे पहले एक आलमी कानून बनाएं। और उसमें क्या है भाई, मैं कहता हूँ कि आप मुझे बताएं उसामा भाई, हम अपना हमारे घर में ईसा नाम रखा जाता है, मूसा नाम रखा जाता है, इसहाक नाम रखा जाता है, यूसुफ नाम रखा जाता है, अयूब नाम रखा जाता है। क्या इनके घरों में मोहम्मद नाम रखे जाते हैं? क्या इनके घरों में मोहम्मद नाम को माज़ल्लाह इज्जत दी जाती है? करते हैं लोग? नहीं करते ना। तो इसका मतलब ये कि हम तो तमाम अंबिया का एहतराम करते हैं, आप क्यों नहीं करते हमारे नबी का एहतराम? आप क्यों नहीं इज्जत होने देखते? उन्होंने तो इंसानियत को फलसफा दिया जिंदगी का, उन्होंने तो बच्चों को जिंदा दफन होने से बचाया है। उमर लॉ तो आज पूरी दुनिया में, आज भी उमर लॉ बरतानिया में चलता है, जहाँ बच्चों को दूध पिलाने का तरीका 2.5 साल। तो हमारे खुलफाए राशिदीन या हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो लॉज आपको दिए, आपको जीने के करीने सिखाए, तरीके सिखाए। तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ जिक्र आता है, इसका मतलब ये कि आप रसूलुल्लाह की तालीमात से तकलीफ पहुंचती है। आपको इसलिए तकलीफ पहुंचती है कि वो मसावात चाहते हैं। वो ये जो आप सोशलिज्म की बात करते हैं, वो सोशलिज्म बहुत पहले ले आए हैं। ये जो आप कम्युनिज्म की बात करते हैं, कम्युनिज्म कोई चीज नहीं है। लोगों को हक दो, बुनियादी हक दो, मजदूर की मजदूरी, उसका पसीना खुश्क होने से पहले दो, ये सोशलिज्म है। ये रसूलुल्लाह बहुत पहले लेकर आ गए। तो आपको उनकी तालीमात से तकलीफ होती है, घबराहट होती है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमिर साहब आपका। बहरहाल अब ये अगर अक़वाम मुत्तहिदा के लेवल पर भी मामला उठाना है और वही इसका हल नज़र आता है, जिसके बारे में इमरान खान से बात की, तो उसके लिए भी तमाम इस्लामी ममालिक को मिलकर कोशिश करनी होगी। आखिर 50 ममालिक की एक ताकत है, तो इन सब को आगे बढ़ना होगा और ये कानून अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर बनना चाहिए, वरना इस तरह के वाक़यात को रोकना मुश्किल है। ब्रेक के बाद बात करेंगे लाहौर में आखिरकार इतने सालों के बाद ऑरेंज ट्रेन चलना शुरू हो गई है, इस मनसूबे पर बात इस ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने पंजाब में ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया और कहा कि जी हम माजी की तरह हुकूमतों की तरह ये नहीं कर रहे कि उनके मंसूबे रोक दें, हमने ये मंसूबा चला दिया है। 40 रुपये इसका किराया होगा। लेकिन देखिए, शायद ही, मुझे नहीं याद कि कभी इस तरह हुआ हो कि इन्हीं की हुकूमत विफाक में है और शहबाज गिल साहब मामले ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म के, और वो कह रहे हैं कि इस पर यौम सोग मनाना चाहिए पंजाब हुकूमत को। क्यों? 12 अरब सालाना सब्सिडी देनी होगी, 12 अरब रुपया इस प्रोजेक्ट पर, 12 अरब रुपया। चूँकि फ़ी टिकट खर्चा आएगा हुकूमत को, पंजाब हुकूमत को 274 रुपये,
और 40 रुपये आप लेंगे किराया तो 234 रुपये फ़ी टिकट सब्सिडी देनी होगी। असद खरल साहब, तो ये मुल्क तो पहले ही बड़ा गरीब है। 500 अरब रुपया सालाना तकरीबन आपके वापडा, आपका PIA, आपका रेलवे, और मैं किस स्टील मिल्स है। ये आप अंदाज़ा लगाएं उसामा साहब, प्रोजेक्ट करना अच्छी बात है, लेकिन आप ये मुझे देखें कि एक तरफ आप खसारे वाले चलने वाले इदारे जितने भी हैं वो बंद कर रहे हैं, उनको निजकारी कर रहे हैं, रेलवे हो, PIA हो, इस तरह के जितने भी बड़े इदारे हैं। दूसरी तरफ आप वो एक प्रोजेक्ट लगा रहे हैं जिसके लिए 300 अरब रुपए, सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए 300 अरब का आपने बैरूनी बैंक से कर्जा लिया, जो कि एशियन डेवलपमेंट 0.5 पे आपको दे रहा था, वर्ल्ड बैंक 1 पॉइंट पे दे रहा था, विदाउट सॉवरन गारंटी। सर, आपने अरब डॉलर से ज्यादा 5% प्लस काइबर तो एग्जिम बैंक से लिया कर्जा 300 अरब सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए। अब 300 अरब लेके आप 15 अरब ओवरऑल, जो 12 अरब नहीं 15 अरब रुपया सालाना आपको सब्सिडी देनी पड़ेगी। अब मुझे ये बताएं उसामा साहब, ये बात जो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की ठीक है, हमने माजी में देखा है जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे पंजाब में और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी वज़ीर आज़म, कितने प्रोजेक्ट थे, तो हमने ये देखा शुरू से इनका माइंडसेट नून लीग की मैं बता रहा हूँ उसामा साहब, हमने देखा कि जिलों के अंदर कोई जो फेडरल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते थे, डिप्टी कमिश्नर्स को नवाज शरीफ साहब जो वज़ीर आला थे उनको अहकामात जाते थे कि आप इनकी मशीनरी ये वहाँ से उठा दें, इनका काम रोक दें, सड़कें बनी बिल्डिंगें बनने नहीं देनी, सड़कें बनने नहीं देनी, कोई कंस्ट्रक्शन का काम फाकी हुकूमत को नहीं करने दिया नून लीग ने। काफली के बहुत सारे मंसूबे शहबाज शरीफ से आगे उनको 1-1-2-2 बंद करने खटाई में पड़ा, एक दौर में आपको पता है 1-1-2 अभी जाके 10 साल बाद दोबारा वो रिवाइव हो रही है उसकी। शेख रशीद साहब जिस अस्पताल कर उठे रहे मुल्तान में, कॉलेजेस थे, हॉस्पिटल्स थे, एजुकेशन। अब उसके बाद मामला ये है कि ये खुशाइंद बात है कम अज कम के माजी की हुकूमतों की तरह के दूसरी हुकूमतों के मनसूबे जो है वो खटाई में पड़ जाते थे और बाद में वो हुकूमत अगर आती थी। चले ये एक अच्छी बात है। चले बाबर साहब जब लग गया इसका हल क्या था? चल तो पड़ा ना चलाते तो भी नुकसान था। देखिए लोगों को तो बहुत फायदा होगा इससे, लोग बहुत ज्यादा खुश होंगे, इससे लोग वोट भी देते हैं, लेकिन हमें ये भी तो पता है, हमें तो पता है, लेकिन आम आदमी बेचारे को तो नहीं समझ आती कि उसको सिर्फ 40 रुपये अगर किराया देना पड़ रहा है तो उसकी जो सब्सिडी दी जा रही है ये उसी की जेब से जानी है। टैक्सों की बात में कहां से टैक्स दिया जाएगा? बिजली पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। आखिर ये जो खसारा होगा ये हुकूमत ने कहां से पूरा करना है? कोई MNA MPAs कोई अपनी जेब से तो नहीं देने वाले, वो तो फिर कौमी खजाने पर ही उन्होंने बोझ बनना है, उनकी भी तनख्वाहें वहीं से जानी है। तो इसका हल तो कोई नहीं था, बंद रखते तब भी जुर्माना होना था, खर्चा तब भी पड़ना था, तो अब ये तो मुश्किल में फंस गए थे। देखिए उसामा साहब, 300 अरब रुपया ये अवाम का पैसा था, अवाम की खून पसीने की कमाई है जो इस मंसूबे पर लग गई है। अब चूँकि ये 300 अरब रुपया लग चुका था, मंसूबा तैयार था, तो मेरा ख्याल है कि इसको चलाने के अलावा कोई और ऑप्शन था नहीं। ये नहीं पॉसिबल था कि इस तरह के मंसूबा जो है जिसपे 300 अरब रुपया अवाम का लग गया और उसको उसी तरह से पड़ा रहने दिया जाए। जहाँ तक 12 अरब या 15 अरब रुपया सब्सिडी की बात है तो उसामा साहब गवर्नमेंट बाद में किराया बढ़ा भी सकती है, सब्सिडी का वॉल्यूम कम भी कर सकती है, लेकिन ये एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इसका अल्टीमेटली आवाम को बेनिफिट है, आवाम को फ़ायदा है। सारी दुनिया में मेट्रोज चल रही हैं, नया दौर है, जदीद दौर है, सारी दुनिया में मेट्रोज जो हैं वो कामयाब हैं। हाँ, बात सब्सिडी की है, इसमें आपको ये भी बता दूँ कि बेतहाशा ऐसे चीज़ें हैं जिसमें गवर्नमेंट अरबों रुपया ज़ाया कर देती है और अल्टीमेटली उससे कुछ हासिल वसूल नहीं होता। चलें, एक गरीब आवाम जो है उसको एक तफरी भी मिल जाएगी, एक अच्छी सवारी भी मिल जाएगी, एक अच्छी जो है सफ़र करने का ज़रिया भी मिल जाएगा और सस्ता भी है, तो अफोर्डेबल भी है। तो ये एक आप ये समझे कि ये अवामी सहूलत का एक प्रोजेक्ट है जो जिसमें गवर्नमेंट बर्दाश्त कर भी ले तो कोई इसमें मज़ायका नहीं है। खूबसूरत लगती है, लाहौर जैसे शहर में चलती अच्छी लगती है, लोगों के मसाइल हल कर रही है। जो लोग अफोर्ड कर सकें उनके लिए किराया को 100 रुपया 150 रुपया कर दिया जाए और इस तरह के कार्ड हों, चूँकि अब तो सारा डाटा मौजूद है नादरा के पास कि वहाँ से चेक हो सकता है। जिस तरह उन्होंने एहसास प्रोग्राम का किया है, गरीब लोगों को बुलाकर कैश दिया, तो इसी तरह से एक डाटा बनाया जा सकता है। तो उन लोगों को सिर्फ ऐसा कार्ड दिया जाए कि जिनको 40 रुपये देने हैं, बाकी जो लोग हैं वो जो अफोर्ड कर सकता है वो 100 रुपया 150 रुपया, ताकि कुछ तो सब्सिडी में फ़र्क पड़े। वो तो कह रहे हैं 274 रुपये टिकट का आएगा फ़ी बंदा,
और आप 40 रुपए, तो ये तो कोई प्रोजेक्ट इस तरह दुनिया में जिनकी आप मिसाल दे रहे हैं बिल्कुल सही है और ये बहुत फायदे का प्रोजेक्ट है, कोई शक नहीं। मगर मसला यह है कि वो मुल्क कितना कमा रहे होते हैं अमीरों से और फिर इस तरह सब्सिडी देते हैं मैस ट्रांजिट मंसूबों पर गरीबों के लिए, आम पब्लिक के लिए। समा साहब मैं आपसे एग्री करता हूं, मैं आपसे एग्री करता हूं कि गवर्नमेंट इसका अगर रेट बढ़ाना चाहती है, किराया बढ़ा दे, 80 रुपये कर दे, 100 रुपया कर दे। 100 रुपया भी अफोर्डेबल है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और उसमें पासेस भी बना दे, डाटा इकट्ठा कर ले, वो लोग जो ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं उनको महीने के पासेस बना दे। लेकिन ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, इसको चलना चाहिए। हाँ, नुकसान कम करने के लिए गवर्नमेंट जो है स्टेप जो ले सकती है वो ज़रूर ले, उस पर कोई मैं उसको अपोज नहीं करता। अगर 40 रुपये तो 80 रुपये कर दिया जाए किराया, 100 रुपया कर दिया जाए, पासेस बनवा दिए जाए, ये सारा कुछ किया जाए, मैक्सिमम जो नुकसान कम करने के लिए अच्छा, ये जो क्रेडिट पे लड़ाई हुई वो बड़ी अजीब-ओ-गरीब और दिलचस्प मंसूबा है जिससे अल्टीमेटली फायदा अवाम को है। असद खलील साहब, ये लड़ाई शुरू हो गई, वहां नून लीग भी पहुंच गई। हाँ, जैसे नवाज शरीफ साहब ने नून लीग ने पार्टी फंड से ये बनाई थी, मजाक बना हुआ है। देखें, ये ना कोई पीटीआई की क्रेडिट है ना ये नून लीग का क्रेडिट है, अवाम का पैसा अवाम पे लगा है। लेकिन एक बात में अभी मैं डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, मैंने अभी कैलकुलेशन निकाली है, ये कैलकुलेटर मारा अगर। अब मुझे ये बताएं कि BRT का मनसूबा है, वहाँ पे सब्सिडी नहीं है। 15 अरब सब्सिडी, 300 अरब रुपया हमने देना है, फिर कर्जा जो देना है उसके ऊपर सूद देना वो अलग है। 27 किलोमीटर का सफर है और 2 हम ये कैटेटर कर सकते हैं डेली बंदे। अच्छा। मैं हिसाब लगा रहा था कि अगर 70,000 रुपए की एक मोटरसाइकिल भी अगर लें, एक मोटरसाइकिल भी 70,000 की अगर उसका रेट लगाया जाए तो 4,28,000 बाइक्स नई आप दे सकते हैं लोगों को। 4.25 लाख मोटरसाइकिल जिस पे 40 रुपए का अगर ऑयल डलवाएंगे तो मेरा ख्याल 27 किलोमीटर जा और आ भी वापस लाखों लोगों का इन पे मामला, ये लाखों लोगों का सामा साहब मामला ये है कि ट्रेनें बनना प्रोजेक्ट, मैं उसके मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन ऐसा प्रोजेक्ट तो ना बनाया कि 300 अरब रुपया कर्जा मुल्क पे चढ़ा दिया और 15 अरब की सब्सिडी। आप कितनी देर तक ये अफोर्ड कर सकेंगे? लेकिन कितनी देर? देखिए, 300 अरब से आप 300 हॉस्पिटल बना सकते थे, एक शख्स देखिए 40 रुपए में 100 स्कूल बना सकते थे, 300 किलोमीटर से 3000 सड़कें बना सकते थे, आप कितने ज्यादा उससे इंस्टीट्यूशन बना खड़े कर सकते थे, मगर लोगों को पूरे पंजाब में फ्री मेडिसिन दे सकते थे, आप एजुकेशन बिल्कुल फ्री कर सकते थे। 300 अरब कुछ छोटा अमाउंट नहीं है, बहुत ज्यादा, 1.5 अरब डॉलर, 300 अरब रुपया, और हर जो साल है 15 अरब की सब्सिडी। ये तो शुरू में है, उसके बाद ट्रेनें खराब होंगी, फिर जनाब आपको पता ही है पाकिस्तान में जो तबाही मचती है, डैम में डाल और फिर कर्जों के ऊपर जो आपने सूद 300 अरब के ऊपर जो आपने सूद दे। अगर ये किसी ऐसे प्रोजेक्ट में डालते हैं, बेसिकली कर्जे लिए इसलिए जाते हैं कि आपने वापस करने हैं, तो ऐसा प्रोजेक्ट इसे कमाया जाए। मिसाल के तौर पर डैम में अगर आप पैसा लगा देते तो उसने सस्ती बिजली डैम तो बुलाएंगे तो जो कार्टलाइजेशन है, जो आईपीपी माफिया वो बनने देगा डैम तो वो कभी नहीं बनने देंगे। ये जरूर है कि एक आम आदमी के लिए फायदा होगा कि उसका महीने का कितना चंद हजार रुपए जरूर बच जाएंगे। 40 रुपए देकर जा रहा है, 40 रुपए देकर आ रहा है, तो उसको ये होगी कि पता नहीं कहीं वो 100-150 रोज के खर्च करता था, तो वही वो पैसे अपना जो बजट है शायद उसमें कुछ थोड़ी सी बेहतरी ला सके। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये पैसे जाने आपकी जेब से ही हैं। कहाँ से हुकूमत ये पैसे देगी वापस? इन्होंने हम पर टैक्स लगा के ही वो पैसे देने हैं, सब्सिडी देनी है। तो इसलिए ये आइंदा इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट से पहले पाकिस्तान को इस सतह पर ले जाना होगा कि जहाँ पाकिस्तान के पास इतना पैसा हो सब्सिडी के लिए। दुआओं की दरख्वास्त है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।